पाकिस्तान को साल 2030 तक 331 बिलियन डॉलर तक चाहिए हो सकते हैं। मीज़ान बैंक 1 ट्रिलियन की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है और इसके साथ मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान की तीसरी कंपनी बन गई है जो कि 1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंची है। पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑयल एंड गैस इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। पंजाब में रेस्टोरेंट्स में जो सेल्स टैक्स होता है डिजिटल पेमेंट्स पे, उसको 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। अब ये पंजाब हुकूमत ने वही काम किया जो कि फेडरल लेवल पे हुकूमत हमारे साथ करती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट वो ऑयल की जो प्राइसेस होती हैं उसको डीरेगुलेट करने की तरफ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफे भट्ट और आज ये हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम हर वीक के एंड में होने वाली जो मेजर अपडेट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं मार्केट के हवाले से या इकॉनमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके इंटरेस्ट की न्यूज़ है, उसको कवर किया करेंगे। और क्योंकि ये एक नई सीरीज़ है तो इसमें अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं कि यार ये चीज़ भी जो है हर वीक के एंड पे कवर किया करें, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने की। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं तो आ रही है मीज़ान बैंक के हवाले से। मीज़ान बैंक 1 ट्रिलियन की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, फ्राइडे को 10 जुलाई को जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो पर शेयर 557.70 पे हुई है, जिसके बाद इसका मार्केट कैप जो है वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ को क्रॉस कर गया। और इसके साथ मीज़ान बैंक जो है वो पाकिस्तान की तीसरी कंपनी बन गई है जो कि 1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंची है। और इस्लामिक बैंकिंग में देखा जाए तो ये पहली कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन का मार्क रीच किया है। तो आपसे मेरा सवाल है कि अगर मीज़ान बैंक जो है वो तीसरी कंपनी है जो कि 1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंची है, तो पहली और दूसरी कंपनी कौन सी हैं? कमेंट्स में बताएं। और इसके लिए गूगल नहीं करना, ठीक है ना, हम इसको अगले वीकली राउंडअप में डिस्कस करेंगे। खैर, मीज़ान बैंक जो है वो अगेन पहला इस्लामिक बैंक बन गया 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला। अगर हम देखें जुलाई 2025 में जो इसका मार्केट कैप था वो तकरीबन 630 बिलियन रुपीस के करीब था और अब जाके तकरीबन एक साल में ये 1 ट्रिलियन को टच कर गया है। 2015 से 2025 तक जो इसके डिपॉजिट्स का मार्केट शेयर था वो 4.8 से 8.6% तक बढ़ा है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक बना है। और अगेन आज 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के बाद ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है और ख़ास तौर पे जो मीज़ान बैंक के शेयर होल्डर्स हैं, आई एम श्योर वो तो आज बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, अगली न्यूज़ पर चलते हैं जो कि हमारे पास पंजाब से आ रही है। पंजाब में रेस्टोरेंट्स में जो सेल्स टैक्स होता है डिजिटल पेमेंट्स पे, उसको 5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। अब ये पंजाब हुकूमत ने वही काम किया जो कि फेडरल लेवल पे हुकूमत हमारे साथ करती है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं, जिनका हुकूमत को पता है कि ये टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर ही टैक्स बढ़ा दिया जाता है। जो बाहर वाले लोग होते हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, उनसे मजीद नहीं लिया जाता। अब देखें जी, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर 8% टैक्स कर दिया है। कहने को तो कैश के ऊपर जब आप पेमेंट करते हैं रेस्टोरेंट्स में तो उस पर 16% टैक्स होता है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट वाले अपने टैक्सेस को बचाते हैं। मैं खुद कई रेस्टोरेंट्स में गया हूँ लाहौर में, जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, चौक के ऊपर खुले होते हैं। उनमें वो लोग जो है कैश में पेमेंट लेते हैं, डिजिटल पेमेंट्स वो लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते भाई? जब सेल्स टैक्स कम है उसके ऊपर तो लेना चाहिए, ये जो आवाम है उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें पता है कि उन्होंने अपनी मल्टीपल बुक्स रखी होती हैं और इस तरह वो टैक्स बचाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बजाय ये गवर्नमेंट जो टैक्स बढ़ा रही है, डाइन इन पर भी ये टैक्स लगाया बाय द वे और टेक अवे पर भी है, तो इसको बढ़ाने की बजाय जो लोग कैश में सिर्फ पेमेंट्स ले रहे हैं यानी टैक्स चोरी कर रहे हैं, उन पे क्रैकडाउन किया जाए। और ये बड़ा सिंपल काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो किसी रेस्टोरेंट जब जाता है और वो देखे कि जी ये डिजिटल पेमेंट्स ले ही नहीं रहे, तो आपके सामने जो है बड़ा क्लियर आंसर है, उसके आप जो है रिकॉर्ड्स चेक कर लें टैक्स के और आपको पता चल जाएगा कि ये कितना टैक्स चोरी कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। तो इस तरह से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जा सकता है और इन लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स लगाना चाहिए, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको बढ़ाया जाए। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमारे जो PSX है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो फिस्कल ईयर अभी क्लोज हुआ है 2025-26 वाला, उसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स ने 44% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 3 सालों को देख लिया जाए तो इन तीनों सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। 2024 में 89% का रिटर्न मिला था, 2025 में 60% का रिटर्न दिया मार्केट ने, और अब 2026 जो कि अभी क्लोज हुआ जून 30 को, उसमें 44% का रिटर्न मिला है, डिस्पाइट ये कि वॉर हो रही थी। ईरान और अमेरिका की जो जंग चलती रही है उसके बावजूद 44% का रिटर्न मिला है। तो अगर इसके कैगर को, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को चेक कर लिया जाए तो ये हर साल 63% का रिटर्न बनता है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। मेरा ख्याल आपको कहीं और जो है वो इस किस्म का रिटर्न मिल सकता है। खैर, इसके अलावा जो KSE 100 इंडेक्स के हमारे पास 36 ईयर्स के, पिछले 36 सालों के रिटर्न्स आए हैं
और उसमें ये आप लोग चार्ट देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि 2 साल जो हैं वो उनमें 80% से ज़्यादा रिटर्न दिया KSE 100 इंडेक्स ने, जो कि था 2003 और 2024। उसके बाद 60% से 80% वाली जो रेंज है उसमें 1 साल रहा है जिसमें इतना रिटर्न मिला था। अच्छा, 40% से 60% वाली जो रेंज है उसमें हमारे पास आ रहे हैं 8 साल, जिनमें ये 2026 भी इंक्लूडेड है। तो 8 सालों में आपको 40 से 60% की रेंज में रिटर्न मिला है। फिर 20 से 40 वाले 7 साल हैं और 0 से 20 वाले अगेन आपके पास 4 साल हैं। तो ये तो सारे थे पॉजिटिव रिटर्न्स जिन सालों में KSE 100 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। अगर नेगेटिव वालों को चेक कर लें तो उसमें भी 0 से -20 वाले 2 साल है हमारे पास, -20 से -40 वाले जो हमारे पास वो 4, 6, 8, 9 साल हैं, और -40 से 60% वाले 2 साल हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो मार्केट है उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो टॉप साइड है वो बहुत ऊपर है। हाँ, इसकी डाउन साइड भी है, आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। अगेन वॉलेटिलिटी का हमें पता लगता है कि रिस्क भी है इसमें, लेकिन अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और अगेन हमने देखा कि जो पॉजिटिव साल हैं वो ज़्यादा रहे हैं, उनमें रिटर्न्स भी ज़्यादा रहे हैं। नेगेटिव साल हैं भी कम और जो डाउन साइड थी वो भी कम रही है। तो अगेन अगर हम पिछले 3 सालों के रिटर्न को देख लें तो वो तकरीबन 335% का गेन मिलता है हमें स्टॉक मार्केट में। और इसमें इंडेक्स जो है वो जनवरी में 2026 में 191,000 के पॉइंट्स तक पहुंचा था ऑलमोस्ट, और फिर वॉर हो गई मार्च में, तो जो है 25% का क्रैश हुआ और तकरीबन 146,000 तक मार्केट नीचे आ गई। लेकिन अगेन इस वक्त मार्केट ने फिर से रिकवर कर लिया और इस वक्त इंडेक्स जो है वो तकरीबन 182,000 के करीब चल रहा है। खैर, अगर हम जून 2026 के मंथ की बात कर लें तो इसमें तकरीबन 20,411 नए अकाउंट्स खुले हैं, जिसमें 45% नॉर्मल अकाउंट्स थे और 55% सहूलत अकाउंट, यानी जो आप थोड़ी सी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ खुलवा सकते हैं वो थे। और 84% मेल थे जिन्होंने ये नए अकाउंट्स खुलवाए हैं, 16% फीमेल थी। तो अगर पूरे फिस्कल ईयर 2026 की बात कर लें तो इसमें तकरीबन 2,05,000 नए अकाउंट्स खुले हैं। और अगेन इसमें 85% जो अकाउंट्स थे वो जेन जी और मिलेनियल्स, यानी जो यंगर जनरेशन है, वो इसको लीड कर रही है। तो लगता है कि जेन जी को समझ आ गई है कि ऐसे रिटर्न्स जो हैं जो स्टॉक मार्केट दे रही है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकते। चलिए हम अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि रेमिटेंस के हवाले से है। साल 2026 में पाकिस्तान को 41.6 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंस मिली है, जो कि पिछले साल 2025 से तकरीबन 9% ज़्यादा है। 2025 में ये अमाउंट 38.3 बिलियन डॉलर के करीब थी। और सिर्फ जून की अगर बात कर लें तो उसमें रेमिटेंस जो है वो 3.475 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान को मिली है। अच्छा, अगर ट्रेड डेफिसिट की बात कर लें, यानी पाकिस्तान को जो इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस है उसका जो लॉस हो रहा है, तो वो फिस्कल ईयर 2025 में तकरीबन 32.47 बिलियन डॉलर्स का था और ये 2026 में तकरीबन 21.6% मज़ीद बढ़ा है। अब ये तकरीबन 39.5 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचा हुआ है। यानी कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं दुनिया को वो कम है। इसके नंबर्स की बात कर लें तो 2026 में हमारा जो इंपोर्ट बिल था टोटल वो 69.6 बिलियन डॉलर्स का था और जो हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं वो हैं तकरीबन 30.1 बिलियन डॉलर्स की। तो ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है ये हमारी रेमिटेंस कवर कर रही हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास कुछ डॉलर रिजर्व जो हैं वो बच रहे हैं, वरना तो हम बहुत नुकसान में होते। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है रेमिटेंस को 2027 में कि वो तकरीबन 44 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएंगी, जो कि अभी जैसा कि हमने बात किया 41.6 बिलियन डॉलर हमें 2026 में मिली हैं। अच्छा, अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात कर लें तो स्टेट बैंक के पास इस वक्त तकरीबन 18.4 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं, जो कि पिछले साल तकरीबन 13 बिलियन डॉलर के करीब थे। तो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर हमारे पास 5.5 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा आ गए हैं और ये अगेन रेमिटेंस की वजह से आई थिंक पॉसिबल हो रहा है। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात कर लें तो टोटल इस वक्त जो पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 23.99 यानी तकरीबन 24 बिलियन डॉलर के हैं। इसमें अगेन स्टेट बैंक के पास तकरीबन 18.5 बिलियन डॉलर है और जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे उनके पास भी तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो ये अगेन इस तरह मिला के तकरीबन 23-24 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पाकिस्तान के पास हैं। अच्छा, इसी से हमारी अगली खबर निकलती है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है, बल्कि दो खबरें ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इंसेंटिव स्कीम थी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र चार्जेस ऑन वर्कर रेमिटेंस, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये क्या था मैं अभी बताता हूँ।
इसके अलावा एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक इंसेंटिव था कि वो जो है वो प्रॉपर चैनल से पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजें। अच्छा, ये जो TTCIS स्कीम थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र चार्जेस इंसेंटिव स्कीम, इसमें बेसिकली होता ये था कि जो फॉरेन रेमिटेंस आती थी पाकिस्तान में, $200 से ऊपर जो अमाउंट होती थी उस पर बैंक्स जो हैं वो कोई चार्जेस नहीं लेते थे ट्रांजैक्शन के, ना सेंडर से यानी जिसने भेजी है और ना रिसीवर से जो पाकिस्तान में रिसीव कर रहा है उससे भी नहीं। तो ये जो चार्जेस होते थे ये स्टेट बैंक्स को, लोकल बैंक्स को पे करता था कि आपने उन लोगों से नहीं लेने पैसे। फ़ायदा इसका ये था कि ये जो रेमिटेंस आ रही थी उन लोगों को एक इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा था कि आप जो प्रॉपर चैनल्स हैं उससे पाकिस्तान में पेमेंट करें। तो अब ये स्टेट बैंक ने कहा है कि अभी भी ये चार्जेस ना सेंडर से लिए जाएंगे ना रिसीवर से, बल्कि ये जो अमाउंट है अब इसको बैंक्स खुद जो है वो बेयर करेंगे। तो स्टेट बैंक को जो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी वो अब स्टेट बैंक नहीं देगा और इसका नुकसान जो है वो थोड़ा बहुत बैंकिंग सेक्टर पे आ सकता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक और डेवलपमेंट भी है जिससे ये जो इफेक्ट है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले ये जो सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम है इस पर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये भी एक इंसेंटिव स्कीम्स थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि वो डायरेक्ट फॉर्मल चैनल से जो है वो रेमिटेंस भेजें पाकिस्तान में और ये जो हवाला हुंडी वाला चक्कर होता है उसमें ना पड़ें। तो इसमें बेसिकली ये होता था कि इनको जब रेमिटेंस भेजते थे तो कुछ पॉइंट्स मिलते थे, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिसके वो मुख्तलिफ जगहों पे ख़र्च कर सकते थे। मिसाल के तौर पे अपनी इमिग्रेशन की फ़ीस दे सकते थे, रजिस्ट्रेशन फ़ी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट में। फिर जो है वो ड्यूटी पेमेंट्स कर सकते थे इंपोर्टेड मोबाइल सेट्स वगैरह के लिए, और इसी तरह जो है वो FBR की कुछ पेमेंट्स थी उनमें वो पेमेंट कर सकते थे उसकी, स्कूल फ़ीस वगैरह। तो इस तरह ये अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते थे। लेकिन अब स्टेट बैंक ने कहा है कि अब से कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जुलाई 1 से, और अभी तक जिन लोगों के पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो 2027 के 30 जून तक रिडीम कर सकते हैं, यानी वो 1 साल तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब से नए पॉइंट्स मिलना ख़त्म हो गया। तो ये सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम इसका भी अब एंड हो गया ऑफिशियली। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगली खबर पे जो कि है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो जो MDR था सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम डिपॉजिट रेट, उसमें जो है वो कुछ चेंजेस की गई हैं। बेसिकली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे थोड़ा सा कम पर जिनके सेविंग्स अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के या फिर ट्रस्ट अकाउंट्स, तो इनको माइनर से फ़र्क से जो प्रॉफिट होता था वो शेयर किया जाता था बैंक्स की तरफ से। इसमें अब स्टेट बैंक ने कहा है कि जिनके 10 मिलियन रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट है, यानी 1 करोड़ तक की जिन्होंने पैसे रखे हुए हैं सेविंग्स अकाउंट में, उनको तो आप उसी तरह देंगे, लेकिन उससे ऊपर जो जिनकी अमाउंट है उनके साथ बैंक से अब निगोशिएट कर सकते हैं। यानी पहले अगर 1% कम पे दे रहे थे तो अब वो 2% या 3% कम करके ख़ुद निगोशिएशन करके तो पैसे देंगे, जिससे बैंक्स का थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है। अगेन इसमें उन बैंक्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके सेविंग्स अकाउंट की डिपॉजिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसमें टॉप पे जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाता है जिसके 2.3 ट्रिलियन डिपॉजिट्स थे सेविंग्स अकाउंट के, HBL के 2.4 ट्रिलियन थे, फिर मीज़ान बैंक आ जाता है 1.4 ट्रिलियन, UBL है, उसके बाद बैंक अल हबीब है, MCB है। इस तरह ये बैंक्स हैं जो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगेन वो जो TTCIS वाली जो इंसेंटिव ख़त्म किया गया था बैंक्स के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए ये MDR में जो चेंजेस हैं ये की गई हैं ताकि ज़रा बैलेंस आउट हो जाए। अच्छा, ये जो मिनिमम डिपॉजिट रेट वाले चेंजेस आ रहे हैं ये 1 अगस्त से इंप्लीमेंट होंगे, अभी नहीं हो रहे। और एक और फ़ायदा जो इसमें गवर्नमेंट को हो सकता है वो ये है कि कुछ लोग तो चलें, लेट से जो 10 मिलियन प्लस वाले इन्वेस्टर्स हैं वो बैंक्स के साथ निगोशिएट कर लेते हैं कि जी हम इस रेट पे जो है वो आप हमें प्रॉफिट शेयरिंग कर लें। लेकिन हो सकता है कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर लें। वो कैसे? वो ऐसे कि गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लॉन्च की है, इन्वेस्ट पार्क। इन्वेस्ट पार्क बेसिकली एक डिजिटाइजेशन की चीज़ है जिसमें लोग जो है अब डायरेक्टली रिटेलर्स और कॉरपोरेट कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने ख़र्चों के लिए बैंक से पैसे उठाती है, बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ख़रीदते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स पे अपनी रिलायंस कम करना चाह रही है और वो चाह रही है कि डायरेक्टली जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आम लोग, वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ ले लें। तो वो कैसे होगा? वो इस इन्वेस्ट पार्क के ज़रिए होगा। अब मैंने इसकी वेबसाइट चेक की थी तो अभी तो मुझे ऐसा इस पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलें अब ज़रा इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर लें। तो जून 2026 में जो इन्फ्लेशन रही है पाकिस्तान में वो थी 11.1% पे, और अगर हम पिछले महीने की बात कर लें मई की तो वो 11.7% थी, यानी कि थोड़ी सी कम हुई एक महीने में। लेकिन अब अगेन वॉर शुरू हो गई है फिर से, ईरान और अमेरिका की जो जंग है। तो अब देखते हैं कि जुलाई में क्या सिचुएशन बनती है। मोस्ट लाइकली अभी
इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर गई हुई हैं, तो पाकिस्तान में भी प्राइसेस ऑयल की ऊपर जाएंगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स में कुछ कमी आएगी और पूरी मार्केट जो है वो 2 लाख क्रॉस करेगी, तो अब देखते हैं वो कब जाके होता है। एनीवे, अगर हम बात कर लें जून 2025 की, यानी 1 साल पहले की, तो उसमें जो है वो 3.2% इन्फ्लेशन थी। जनवरी 2024 से अगर आप देखना शुरू करें तो जनवरी 2024 में 28.3% पर इन्फ्लेशन थी। और ये ग्राफ अगर आप देखें तो पहले पूरी इन्फ्लेशन नीचे आई है 0.3% तक अप्रैल 2025 में, और फिर ये फिर से ऊपर जाना शुरू हो गई। तो ये हमारे पास जून 2024 से जून 2026 2 सालों का डेटा है, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी है। तो खैर, अगर हम पूरे 2026 की बात करें तो उसमें जो हमारी इन्फ्लेशन रही है वो 7.05% पे रही है। तो लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये पंजाब से आ रही है हमारे पास, और जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है उसने डिक्लेयर कर दिया है फोर्स मेजोर। ये खबर बेसिकली यही है कि SNGPL ने जो RLNG प्रोवाइड करनी थी अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, वो नहीं कर सकेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमोज जो है वो एक दफ़ा फिर से ब्लॉक हुई हुई है अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से। तो इसकी वजह से जो RLNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं पंजाब में सिंध से ऊपर, वो जो हैं उन्हें ये नहीं मिल सकेगी सप्लाई, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ सकती है। अब अगर RLNG से जो पावर प्लांट्स बिजली बना रहे थे वो नहीं बनाते और कोई और पावर सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं, तो या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपकी जो प्राइस है बिजली के, जो बिल आएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आने वाले टाइम में ये कुछ मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं सिंध से ऊपर, मेनली पंजाब में और कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो लेट्स होप कि जल्दी से जो है वो रास्ते खुल जाएं ताकि ये इफ़ेक्ट जो है वो कम से कम हो। खैर, अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। तो वह है जी इस्लामाबाद और अमेरिका की जो है, यानी पाकिस्तान और अमेरिका की बातचीत चल रही है टैरिफ्स के हवाले से। तो ये 2 दिन की टॉक्स चल रही हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, वाशिंगटन में हो रही हैं, और इसका बेसिकली एजेंडा यही है कि जो टैरिफ्स हैं पाकिस्तान के ऊपर उनको कम किया जाए। बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया के ऊपर ये टैरिफ्स लगा दिए थे। तो पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो अमेरिका गया था और इसको कामयाबी से 25 से 19% पर ले आया था। अब एक और मसला यहाँ पे चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उन 60 मुल्कों में आता है जिनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है अमेरिका की तरफ से कि ये लोग जो हैं वो फोर्स्ड लेबर और इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। यानी हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर वगैरह और इस किस्म के मसले होते हैं लेबर्स को, जो उनके राइट्स मिलने के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि एक एडिशनल 10% का टैरिफ भी लग सकता है। तो इस हवाले से भी बातचीत जो है वो ज़रा करनी है कि हमारे टैरिफ्स को ज़रा सेट किया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अलबत्ता इसके ऊपर सिग्नल दिया है कि अमेरिका जो है वो इस नेगोशिएशन में एक बेटर डील जो है वो पाकिस्तान को दे सकता है। और बाय द वे, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑयल एंड गैस जो है वो इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अब ये तो पता नहीं पॉसिबल हो सकेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात वैसे तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं, आजकल और ख़राब हुए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अभी तो हम देखते हैं कि जो नेगोशिएशंस हो रही हैं अमेरिका में ये कैसी रहती हैं, कामयाब होती हैं या नहीं। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, यानी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट जाती हैं वो अमेरिका में जाती हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो ऊपर टैरिफ्स हैं वो कम किए जाएं ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनका फ़ायदा हो सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है कि गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो ऑयल की जो प्राइसेस होती हैं उसको डीरेगुलेट करने की तरफ जा रही हैं। अभी तक जो है वो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस होती हैं उसको गवर्नमेंट सेट करती है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ख़ुद इसको सेट करें और गवर्नमेंट इससे निकल जाए। गवर्नमेंट जो है वो इसकी सप्लाई चेन जो है उसको तो मैनेज करेगी, उसको इंश्योर करेगी कि वो सही से काम करती रहे, लेकिन प्राइसेस सेट करने में वो निकल रहे हैं। बेसिकली ये जो अब एक रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो अपग्रेड होने जा रही है, इसको इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ भिजवा दिया गया है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई 15 तक अप्रूव हो जाएगी। अच्छा, अगर तो ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद ये सारा रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन वाला और मॉडर्नाइजेशन वाला काम जो है इस पर शुरू होगा। अच्छा, जो कमेटी बनाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो अब तक 3 मीटिंग कर चुकी है इसके ऊपर कि पेट्रोलियम की जो प्राइसिंग का सिस्टम है वो कैसे बनाना है, किस तरह मैनेज होगा। तो इसमें एक प्रपोजल ये भी आ रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं उनको भी डिस्प्ले किया जाएगा ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को पता हो कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस मिल रही है, हमें ये मिल रही है। तो सारी वो जो है ट्रांसपेरेंसी कायम रहे इसमें। अच्छा, ये जो सारी अपडेट है ये रिफाइनरीज़ के लिए और जो लिस्टेड OMCs हैं उनके लिए पॉजिटिव है,
क्योंकि उनके मार्जिन जो हैं वो इसमें बढ़ सकते हैं। हाँ, कंपटीशन भी साथ बढ़ेगा, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैं, तो देखते हैं कि आगे जाके क्या रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, अगली खबर जो हमारे पास वो आ रही है प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम से रिलेटेड। अगेन इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त जो है वो सिर्फ बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे। अब इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ उनको भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि इनकी रीच जो है वो ज़्यादा होती है। जो नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज़ हैं, ये जो हैं वो लोगों को लोन्स दे सकती हैं अप टू 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक का, और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो 5 मिलियन तक का लोन दे सकती हैं। तो बेसिकली होता ही है कि जो बैंक्स हैं, बैंक अकाउंट तो हर गरीब बंदे का नहीं होता, क्योंकि वो बनाना एक ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन ये जो आपके छोटे मोटे ऐप्स होते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश और बाकी लोन ऐप्स जो आए हुए हैं, इनकी रीच जो है, इनकी बहुत ज़्यादा रीच होती है, ये काफ़ी सारे लोगों के पास होते हैं। तो अब लोग इनके थ्रू भी लोन्स लेके तो प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। खैर, इस प्रोग्राम की आप मज़ीद डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है सारा प्रोग्राम, और इसमें आपको एक तरीका भी बताया गया कि आप पैसे किस तरह बना सकते हैं। चलें अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो वो आ रही है हमारे पास एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान को साल 2030 तक 331 बिलियन डॉलर तक चाहिए हो सकते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए। पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव है, उसके मुताबिक 10% जीडीपी का या 47 अरब डॉलर एक साल का ये बनता है साल 2024 से 30 तक, जो कि हमें चाहिए हो सकता है। अब ये अमाउंट जो है, जो 331 बिलियन डॉलर है, ये साल का 47 बिलियन डॉलर, ये आमतौर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो देती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उन्हें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में, वो 1% के करीब है। जबकि जो टॉप 10 एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, उनकी जो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखी जाए तो वो 70% के करीब बनती है पूरी दुनिया में। अगर हम पाकिस्तान को होने वाले जो लॉसेस हैं वो देख लें ये क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से, तो वो बनते हैं अब तक 58.8 बिलियन डॉलर्स 2025 तक की बात अगर हम करें। अच्छा, इसमें मज़ीद डेटा हमारे पास आ रहा है कि 29.3 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस हुआ 1992 से 2021 तक, ठीक है। और उसके बाद 2022 के जो फ्लड्स हैं उनमें तकरीबन 28 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान को लॉस हुआ है, और 2025 में फिर सैलाब आए थे, उसमें भी 1.5 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। तो पाकिस्तान में एक्चुअली दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड पोलर रीजन्स, तो इस वजह से हमारे सैलाब भी ज़्यादा आते हैं जब वो सारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान जो IMF प्रोग्राम में है वो 7 बिलियन डॉलर का है, ठीक है। 7 बिलियन डॉलर हम IMF से ले रहे हैं, और हमें क्लाइमेट को टैकल करने के लिए कितना चाहिए? 331 बिलियन डॉलर। ये मतलब एक बहुत परेशानकुन ख़बर है। ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को इन पैसों की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये एक बहुत सीरियस और परेशानकुन सूरत हाल हो सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। यूफोन और टेलीनॉर का मर्जर हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव कर दिया था, और PTCL के सोर्सेज के मुताबिक इसका जो नया नाम है वो E&, हो सकता है। ये बेसिकली UAE बेस्ड जो कंपनी है एतिसलात, उसके अंडर आती है, तो उसकी वजह से इसका नाम E&, हो सकता है। और ऑलरेडी PTA से इसकी रिक्वेस्ट कर दी गई है नए नाम के लिए, तो लेट्स सी इसी नाम से आती है, ये किसी और नाम से होती है। इसके अराउंड जो एक और ख़बर आ रही है वो ये है कि इन दोनों कंपनीज़ के मर्जर की वजह से तकरीबन 300 से 500 लोगों की नौकरियां जो हैं वो जा सकती हैं, क्योंकि अगेन टेलीनॉर में भी लोग काम कर रहे थे, सेम पोजीशंस होंगी, यूफोन में भी उन्हीं सेम पोजीशंस पे लोग काम कर रहे थे। तो जब एक कंपनी बनी है तो जो एक्स्ट्रा पोजीशंस हैं उनको ले ऑफ करना पड़ सकता है। तो अगेन 300 से 500 जॉब्स जो हैं उनका जाने का ख़तरा है इसमें। अच्छा, अब अगर मार्केट की बात कर लें तो KSE 100 इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी है फ्राइडे 10 जुलाई को, वो तकरीबन 182,241 पॉइंट्स पे दी है, और जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो तकरीबन 41 करोड़ के करीब हुए हैं, यानी कि एक अच्छा वॉल्यूम भी आया मार्केट में। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे से देख लें मार्केट को, तो मार्च के एंड में KSE 100 इंडेक्स जो है वो 146,000 पॉइंट्स पे था, काफ़ी नीचे आया हुआ था अपने टॉप से। लेकिन उसके बाद 6 जुलाई तक ये रैली करता गया, 41,000 तक की इसने जो है वो रैली की है, और 187,000 तक पहुंच गया इंडेक्स। फिर 7 और 8 जुलाई को हमने देखा कि मार्केट एकदम से नीचे गिरी। अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो फिर से शुरू हो गई, उसमें अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली एक कमेंट भी किया कि मेरे ख्याल से ये जो सीज़ फायर हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, ये ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा पैनिक देखने में आया, और 8 जुलाई को मार्केट तकरीबन 6,000 पॉइंट्स नीचे गिरी है, थोड़ी सी रिकवरी आई फिर, और जो क्लोजिंग हुई वो -4600 पॉइंट्स के करीब हुई।
अब इसके ऊपर अब्दुर्रहमान भाई ने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है 8 जुलाई को, जो कि आप देख सकते हैं। उसमें ये वॉर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो थर्सडे और फ्राइडे बाद में 9 और 10 जुलाई को जो है वो हमने रिकवरी देखी है मार्केट में, और अब अगेन 182 के करीब मार्केट क्लोज हुई है। तो ये एक थोड़ा सा पैनिक वाला टाइम था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर सेल किए होंगे। मैंने तो ऑनेस्टली इसमें शॉपिंग की है क्योंकि सेल लगी हुई थी, तो मुझे जो है वो अच्छे रेट पे शेयर्स मिल गए। आपने क्या किया, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने जो है वो सेलिंग की है और अपना नुकसान करवा के निकले हैं मार्केट से, या सेल पे आपने भी कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। एनीवे, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब इसमें आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको जो है वो क्या चीज़ें अच्छी लगी इसमें, और क्या चीज़ें मज़ीद आप ऐड करवाना चाहेंगे, तो हम उनको ज़रूर कंसिडर करेंगे। और आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।